Bismillahirrahmanirrahim. Dear students, welcome to lecture number 11 of Sampling Design and Analysis MTH 494. Right? हम अपने कोर्स के कुछ ऐसे पोर्शन के अंदर मौजूद हैं जहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी theoretical ज़्यादा हैं as compared to numerical. But still, I would like to make it very interesting for you so that you could have a strong grip on that, right? So first is a review, and in this review slide we are having nothing, but in the center we are having something, and I really don't know what does it mean. But anyway, in fact, that is a big dot here, big spot here, and this explains nothing. Okay, हर चीज़ में कोई भी concept और logic नहीं हुआ करती. This is just ऐਵੇਂ हमने यहाँ पे डाल दिया. But so far हमने जो इससे जो हमारा पिछला जो था session वो थोड़ा सा हम कह सकते हैं कि at the end that became a little bit theoretical, but in that we like handled some PPS examples, and we proved that whenever you are having sampling with respect to proportion to the size, that becomes very interesting and that's a real fun. Okay, so हमने उन examples की हेल्प से भी देखा, और उससे जो पिछला हमारा लेक्चर था लेक्चर नंबर 9, वहां पर हमने थ्योरेटिकली भी बात प्रूव करके देखी कि अगर आप पीपीएस सैम्पलिंग यूज करेंगे दैट विल प्रोवाइड यू द बेस्ट एस्टिमेट और लाइक वेरी हाईली प्रिसाइज एस्टिमेट विद रिस्पेक्ट टू वेरिएंसेस, राइट? सो अभी आज के सेशन में हम सिर्फ इस एक यहाँ पे छोटा सा इसका जो ओवरव्यू है वो लेके वी वुड लाइक टू मूव अहेड. दैट इज हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल की बात की थी. कॉन्फिडेंस इंटरवल बेसिकली हमारे पास ऐसे इंटरवल्स होते हैं जिनकी मदद से हम सैम्पल डेटा की हेल्प लेते हुए एक ऐसे इंटरवल डिफाइन कर सकते हैं जिसके बारे में हमारे पास एक डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस होता है. हम ये बता सकते हैं कि अगर सेम पैटर्न फॉलो किया जाए या अगर हम 100% ऑफ द टाइम ऐसा ही सैंपल रिपीट किया जाए तो क्या चांसेस हैं कि हमारी जो पॉपुलेशन वैल्यू है वो इस एक इंटरवल के दरमियान लाई करेगी. हमने इसके ऊपर ऐसे कोई पर्टिकुलर एग्जांपल्स तो सॉल्व नहीं की हैं, लेकिन इंशाल्लाह अगर हमें टाइम मिला तो वी विल गो फॉर दोज एग्जांपल्स एज वेल. नाउ वी आर हैविंग अ लिटिल एग्जांपल्स और लाइक some little क्या कह सकते डिस्कशन ऑन द सैंपल साइज एस्टिमेशन. हम सैंपल साइज को पहले भी हैंडल करते हैं और अब फिर हैंडल करने जा रहे हैं. एन इन्वेस्टिगेटर माइट हैव नंबर ऑफ गोल्स वाइल हैंडलिंग सैम्पलिंग इश्यूज. सैम्पलिंग करते हुए या सैम्पलिंग के इश्यूज को हैंडल करते हुए वी मे हैव नंबर ऑफ डिफरेंट गोल्स, राइट? जिसमें ये भी हो सकता है कि हमने कॉन्फिडेंस इंटरवल फाइंड करना है, हमने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन टोटल को, हमने एस्टिमेट करना है पॉपुलेशन वेरिएंसेस को, हमने एस्टिमेट करना है से वी हैव टू प्लेस अ बाउंड ऑन एरर ऑफ एस्टिमेशन. सो लाइक वी आर हैविंग मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स एट द सेम टाइम और सम सॉर्ट ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्टिव्स. बट what we say that if you have to decide amount of the sampling error and you have to balance the precision of the estimates with cost of service, especially in SRS, ये भी एक गोल हो सकता है. Estimating a sample size is one of the major goal of the survey. That is important. That sample size estimation जो है वो हमारे पास हमेशा से हम कहते हैं सर्विस का एक मेजर गोल होता है. बेसिकली एग्जैक्टली जो आपके हम कहते हैं फुल फ्लैश सर्वेज हैं, जो आपके फंक्शनल सर्विस है उनका नहीं बल्कि पायलट सर्विस का ज़्यादा ये गोल होता है कि हमें अपनी पॉपुलेशन के बारे में एक फेयर आइडिया हो जाए सो दैट कि हम अपना एक फाइनली सैंपल साइज जो है वो सिलेक्ट कर सकें. सो फर्स्ट वी हैव टू लुक द स्टेप्स इन्वॉल्व्ड इन द सैंपल साइज एस्टिमेशन. इफ यू हैव टू एस्टिमेट सैंपल साइज देयर आर डिफरेंट स्टेप्स और हमें उनको फॉलो करना पड़ता है. सो फर्स्ट इज द स्टेप नंबर 1 दैट what is expected of the sample and how much precision do I need. Basically हम sample से चाहते क्या हैं, हमारा objective should be very clear. And second thing is that हमें कितना precision चाहिए, कितनी accuracy चाहिए. तो basically आपका precision जो है वो attached है variation के साथ. अगर आपकी variation low होगी तो precision क्या होगा, variation high होगी तो precision क्या होगा. This question is for you guys, okay? You have to look some relationship on like Google. So what are the consequences of the sample results? हमें इन स्टार्ट ये सोचना पड़ता है कि सैंपल रिजल्ट्स कैसे हों और उसका क्या असर पड़ेगा हमारी फाइनल फाइंडिंग्स के ऊपर, राइट?
और अगर रिजल्ट खराब हुए तो उसके क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं, और अगर रिजल्ट अच्छे हुए तो क्या कॉन्सिक्वेंसेज हैं. बिकॉज अल्टीमेटली वी हैव टू रिलेट ऑल दीज थिंग्स विद द सैंपल साइज, राइट. हाउ मच एरर इज टॉलरेबल, अल्फा क्या होना चाहिए, ठीक है. हम ऐसी कितनी गलती बर्दाश्त कर सकते हैं. यहाँ पे वी आर टॉकिंग अबाउट सैम्पलिंग एरर्स, नॉट नॉन सैम्पलिंग एरर्स. हम यहाँ पे जब हम एट दिस स्टेज हम सैम्पलिंग एरर्स की प्योरली बात कर रहे हैं. एंड अ वेरी बेसिक इन्वेस्टिगेशन हाउएवर ऑफ्टन नीड्स लेस प्रिसीजन देन एन ऑनगोइंग सर्वे. जबकि पायलट स्टडी होती है जो आप एक स्मॉल स्केल स्टडी करते हो जस्ट टू अंडरस्टैंड दैट हाउ यू वुड लाइक टू मूव इन द फंक्शनल सर्वे. देन उसके अंदर हम कहते हैं वी नीड सम वेरी लेस प्रिसीजन एज कंपेयर टू द ऑनगोइंग सर्वेज, बिकॉज हमारे पास वहां पे कंट्रोल भी ज्यादा होता है अगर हम पायलट स्टडी की बात करें तो. रॉन्ग अप्रोच, वेल दिस इज इंपॉर्टेंट. रॉन्ग अप्रोच क्या है? Many people usually ask, what percentage of the population should I include in my sample? Well, कि मैं कितनी population area को cover करूं? कभी ये question हम कैसे बता सकते हैं? You should know that first of all you need to target your population. Once your population is targeted, then you have to select how much sample you need to pick out of that population to have highly precise estimates of the population parameters. Ideally, focus should be on the precision of estimates. हमेशा हमारा फोकस जो है वो एस्टिमेट्स के ऊपर होना चाहिए कि वो किसी तरीके से प्रिसाइज हो सकते हैं या नहीं हो सकते. देन हम कहते हैं precision is obtained through the absolute size of the sample. हमेशा जब भी precision लिया जाता है इसको हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में शो किया जाता है, not the proportion of the population covered except in very very small populations. Step 2. Find an equation relating the sample size and your expectation of the sample. Well, this is some sort of क्या कैसे confusing है, but अभी थोड़ी देर में हम इसे इंशाल्लाह थोड़ा सा और explain करेंगे. Then step 3, estimate any unknown quantities and solve for n. Step 4, if you feel that sample size जो कि estimated sample size है is too large to handle, go back and adjust your expectation. Go back to your equations and अपने expectation पे compromise करें. ठीक है, उसमें ये हो सकता है error. आपने अपना एक tolerance level, एक error रख लिया है, तो आप या तो जाकर उसको adjust करें, उसे कम या ज़्यादा करें. अगर आप समझते हैं कि आपका sample size is not up to your standards, not up to your mark, then you have to adjust your expectations, right? And then you have to try again. Go back to the step 1, step 2, step 3, step 4, and if you still feel that the sample size is large, then do think again to initiate your study. अगर आपको ये सारी एडजस्टमेंट करने के बाद ये पता चलता है कि आपका सैंपल साइज अभी भी बहुत लार्ज है, तो फिर रिकंसिडर योर रिसर्च कि क्या आपको ये स्टडी करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए. देन फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू स्पेसिफाई द टॉलरेबल एरर, कि कितना एरर आप टॉलरेट कर सकते हैं. वी हैव टू स्पेसिफाई इट. हाउ मच प्रिसीजन इज नीडेड डिसाइडेड बाय द इन्वेस्टिगेटर ओनली. बेसिकली जब तक आप अपना प्रिसीजन सेट नहीं करेंगे, और हम ऐसा कर चुके हैं, अगर हम अपनी पिछली एग्जांपल्स को देखें तो वहां पर हमने बाउंड ऑन द एरर ऑफ एस्टिमेशन सेट करने के बाद हमने सैंपल साइज निकाला है, और हम ये बात पहले कर चुके हैं. यहाँ पे इस टॉपिक को सिर्फ लाने का मतलब एक कोर्स आउटलाइन के पैटर्न्स को फॉलो करना है और कुछ भी नहीं है. ऑल्दो कि वी हैव ऑलरेडी डिस्कस्ड दिस टॉपिक, राइट. The desired precision is often expressed in absolute term. That is, absolute term का मतलब क्या है? अगर आप यहाँ पे देखें तो this is the absolute, right? So that's the probability of the estimator minus parameter should be less than or equal to E. That is equal to 1 minus alpha, where E is called your margin of error. ये वही margin of error है जो कि हम अपने confidence interval में भी देख चुके हैं. Reasonable values for alpha and E must be decided by investigator. आपको अपना confidence level पहले से decide करना है, और E कितना error आपकी tolerance है वो आपने शुरू में decide करना है, उसके बाद ही आप इसके अंदर move कर सकते हैं. For many surveys of people in which a proportion is measured, E is equal to 0.03 and alpha is equal to 0.05 is used. But again, make one thing clear,
that you don't need to use these values always, और या ये कोई हम कहते रूल ऑफ थंब नहीं है कि आपने e जो है वो 0.03 लेना है और अल्फा आपने 0.05 लेना है. You can change it, you can switch it, you can skip it, you can update it, you can modify it. No issue at all. You can do it, right? Sometimes you would like to achieve a desired relation precedence, right? Then for that you need to control the coefficient of variation rather than the absolute error. In that case, if parameter is not zero, the precedent may be expressed as this, where that is, this is the probability, that is y bar minus mu. In fact, ये आपका वही पॉपुलेशन पैरामीटर म्यू है, यहाँ पे इन टर्म्स में लिखा हुआ है डिवाइडेड पॉपुलेशन पैरामीटर. इसके एब्सोल्यूट वैल्यू शुड बी लेस देन आर इक्वल टू आर. This and this whole relation should be equal to 1 minus alpha, whereas the simplest equation relating the precedent and sample sizes comes from the confidence interval in the previous section. To obtain absolute precedent E, find a value of n that satisfies E is equal to z alpha by 2 into 1 minus n by n into s by n under root. हमने ये अपनी उसी जो हमारे पास ओल्ड इक्वेशन चल रही हैं उसी से हमने ये error का फार्मूला निकाला है. To solve this equation for n, we first find the sample n naught, then that we would use for SRS with replacement, that is n naught is equal to z alpha by 2 into s divided e whole square. Then the desired sample size is n is equal to n naught divided 1 plus n naught by n, that is equal to, अब यहाँ पे सिंपली हमने इस n नॉट की वैल्यू पुट कर दी, z अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू s स्क्वायर डिवाइडेड e स्क्वायर प्लस z अल्फा बाई 2 होल स्क्वायर इंटू s स्क्वायर बाय n. ऑफ कोर्स if n not is greater than or equal to n, we simply take a census with n is equal to n, right? ऑब्वियसली बात ये है, अगर आपका इनिशियल सैंपल साइज जो है वो कैपिटल n से बड़ा या बराबर आ जाता है, then there is no need to do the sampling, you simply go for the census with n is equal to n. Here we are having example in which we will simply solve n naught for you, and then you will have to find this n by yourself, right? Suppose we want to estimate the proportion of recipes in the Better Homes and the Gardens new cookbook that do not involve animal products. We plan to take a simple random sample of n is equal to 1 to 5 one test kitchen 1 to 5 one test kitchen tested recipes and want to use a 95% confidence interval with margin of error is 0.03. Then what would be n naught? Look, whenever you are having 1 minus alpha is equal to 0.95, then your z alpha by 2 by using normal table, that is 1.96, right? So if you go back to the formula, look, in the n naught, right, we have to have z alpha by 2 value here. So we know that if 1 minus alpha, like your confidence is 95%, then z alpha by 2 is equal to 1.96. So this is going to be 1.96 whole square into 1 by 2 into 1 minus 1 by 2, because that is the case of proportions. So this divided 0.03 whole square, and that is approximately equal to 1067. So you have to have 1067 sample size just to obtain your margin of error 0.03 and 95% confidence, right? But this is not the actual sample size. To find out the actual sample size, you will have to put values in this, that is n naught divided n naught by n, and you have to add with the 1, then you will be able to get the exact sample size for this purpose, okay? But do check that this sample size should not be greater than or equal to capital N, because if this happens that your sample size is greater than or equal to your population size, then no need to go for the sampling, better to go for the census, right? Now here we are having like something very interesting, randomization theory results for the simple random sampling, right? अभी तक हम अपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के यूनिट के अंदर ही मूव कर रहे हैं, एंड आई होप कि हमारा जो आज का लेक्चर है वो सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के अंदर ही रहेगा, बट एंड वी आर नॉट गोना यूज स्ट्रेटिफाइड, हम उसको इंशाल्लाह अगली क्लास से ही शुरू करेंगे.
In this section we will prove some unbiased estimators. देखिए जब हम randomization की बात करते हैं तो obviously unbiasedness तो उसके अंदर आ ही जानी चाहिए अगर वो random है तो. No distribution assumption are made. हम यहाँ पे किसी भी जगह पे ये नहीं कह रहे well this y bar is not here, in fact this y bar should be here. Okay, I will remove this. So no distribution assumption. हम यहाँ पे कोई भी like जिस तरह हम आम तौर पे ये कहते होते हैं कि data is normally distributed, हम यहाँ पे कोई भी normality assumption लेके नहीं चल रहे, right? Let us see how the randomization theory works for deriving properties of the sample mean in simple random sampling, as in the Confeed 1944 he explained. I would like to quote that example और वहीं से हम अपनी बात को यहाँ पे start करने की कोशिश करेंगे. Suppose करें we are having a variable, right, that is zi, right, और zi को मैं कह देता हूँ कि ये बेसिकली एक ऐसा वेरिएबल है. आई थिंक ओके, zi हम इसको बोलेंगे 1 if the unit I is in the sample, right, if unit I is in the sample, and we will give it a 0 otherwise. Okay, हम वही सिंपल मैथमेटिक्स फंक्शन की लॉजिक यूज कर लेते हैं. दैट्स ऑल. 1 अदरवाइज दैट इज. देन हमारे पास यहाँ पे क्या होगा, देन आवर y bar is equal to sum of I belongs to a sample space, that is yi divided, and this is equal to sum of I varies from 1 to capital N and zi's जो हमारे पास यहाँ पे random variables हैं, and into yi divided small n, right? Whereas we have to mention very clearly that zi's basically are random variables, because these are random variables, and अगर यूनिट I वहाँ पे प्रेजेंट हुआ तो हम उसको 1 करेंगे, 1 0 करेंगे. So it means its behavior is basically that is random variable, right? And yi's are fixed quantities. जैसे अगर आपको वो वाली एग्जांपल याद हो बोर्ड्स वाली, तो वहाँ पे क्या था, वाइज नंबर ऑफ डिफेक्ट्स थे, ठीक है, वो आपके पास फिक्स क्वांटिटीज थी किसी पर्टिकुलर इंस्टेंस के लिए. Then when n units are taken from out of 10 units, when n units are taken, that is sample size की बात हो रही है, from n units, that is population, in the population that is कौन सी population है, that is z1 z2 up till zn, चूंकि population है so it should be capital N, यहाँ ब्रैकेट चेंज कर लें, are identically distributed and this is Bernoulli, you know, Bernoulli, क्योंकि n नहीं है और either it is 1, either it is 0, either it is p, either it is q. अगर तो ith यूनिट जो है वो सैंपल में प्रेजेंट होगा तो वो p होगा, अदरवाइज वो q होगा, अगर हम उसकी प्रेजेंस में इंटरेस्टेड हैं. सो दैट इज द बर्नौली रैंडम वेरिएबल. विथ पाई आई. अब इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, दैट इज प्रोबेबिलिटी zi is equal to 1, that is equal to probability select unit I in the sample, क्योंकि जब I is equal to 1 का मतलब यही है कि आपके पास ith यूनिट जो है वो सैंपल में प्रेजेंट होना चाहिए. इसका मतलब ये है select unit I in sample, that is equal to n by n. We know that probability. So and we can have probability zi is equal to 0, that is 1 minus pi I, यानी कि we don't have to select the ith unit of the sample, that is 1 minus n power
n, right? If unit I is in the sample, then the other n minus पर I think we should write it here. Note that, क्योंकि इसको मैं step by step explain करना चाहता हूँ. Note that if unit I is in the sample, then other n minus 1 units in the sample must be chosen from the other n minus 1 units of the population. सही बात है, ठीक है? Units of the population. The rest of the units should be selected from n minus 1. So a total of, तो total हमारे पास कितने units यहाँ पे select हो जाएंगे? A total of n minus 1 C n minus 1. That is rule of combination. Possible samples. This is 1. Possible samples of size n minus 1 may be drawn from a population of size n minus 1, right? So probability Zi is equal to 1, that is equal to number of samples involving unit I divided number of possible samples. That is, तो total number of possible units कौन से possible samples कितने हो जाएंगे? That is n minus 1 C n minus 1 divided n C n, and if you solve it you will get obviously n by n, right? As a consequence, as a result, what's going to happen? Expected value of Zi, that is equal to expected value of Zi square, that is equal to n by n, right? And expected value of y bar is equal to expected value of sum I varies from 1 to n Zi yi divided n, and this is equal to I varies from 1 to capital N expected value of Zi into yi divided n. So we can write it like sum I varies from 1 to capital N, n by n into yi by small n, this is crossed, and this is equal to sum I varies from 1 to n yi divided n, and that is equal to nu. So here we can conclude, here y bar is an unbiased estimator of mu. Now, if we have to calculate variance of Zi, that is equal to expected value of Zi square minus expected value of Ci whole square, that is equal to n by n minus n by n whole square,
that is equal to n by n into 1 minus n by n, right? Because what we are doing, we are simply putting the values, okay, and we are doing nothing special. But now there's a situation, if we are dealing with the two variables, that is when, in fact यहाँ पे जहाँ वेरिएबल सिंपल ही है लेकिन हम उसके इंस्टेंस चेंज कर देते हैं. If I is not equal to j, the expected value of zj is equal to probability of zi is equal to 1 and zj is equal to 1, and that is going to be by using conditional probability zj is equal to 1 given that zi is equal to 1 into probability zi is equal to 1, and by putting the values we know that n minus 1 divided n minus 1, that is n by capital N. Therefore population, we know here that population is finite, we know population is finite, हमारे पास अगर population finite है, so zi's are not independent, zi's are not independent, that is if we know that unit I is in the sample, we do have little information about whether unit j is in the sample. Then this basically reflected the conditional probability. Therefore, for I is not equal to j, covariance of zi zj is equal to, by using the formula of covariance, expected value of zi zj minus expected value of zi into expected value of zj. In fact हमारे पास होता ही है कि covariance of xy is equal to expected value of xy minus expected value of x into expected value of y होता है, right? So we know the values now, n minus 1 divided n minus 1 into n by n minus n by n whole square, and if we solve it we are gonna get 1 by n minus 1 into 1 minus n by n into n by n. यहाँ पे सिर्फ एक चीज़ ध्यान में रखें कि आप यहाँ पे अगर कहीं पे FPC पिक्चर में आएगा तो FPC can lead to the negative covariance, right? Now if we have to find variance of y bar, now we हमने मीन के बारे में ये प्रूव कर दिया कि y bar is an unbiased estimator of the population mean mu. Now we are talking about variance of y bar, that is 1 by n square variance of sum I varies from 1 to n zi yi, right? So 1 by n square covariance of sum I varies from 1 to capital N zi yi, and sum j varies from 1 to capital N zj yj, right? So that is 1 over n square double sum बाहर ले आते हैं, I is equal to 1 to n
and j is equal to 1 to n, and yi yj covariance of zi and zj. Now by solving this, one by n square sum of I varies from 1 to n, okay, yi square variance of zi plus I varies from 1 to n and I is not equal to j to n, that is yi yj and covariance of zi zj, right? That is 1 by n square, by putting the values here, n by n, 1 minus n by n into sum I varies from 1 to n yi square minus that is yi yj and covariance, rather we should put value of that, 1 over n minus 1 and 1 minus n over n into n by n, that is this, right? So it means that 1 by n square into n by n into 1 minus n by n, and now we are left with sum of I varies from 1 to capital N yi square minus 1 over n minus 1, and sum over I is equal to 1 to n and I is not equal to j, 1 to n yi yj, that's it. So if we solve it, this will be 1 by n into 1 minus n by capital N, right, into 1 by n into n minus 1, and this becomes n minus 1 into sum I varies from 1 to n yi square minus sum of yi whole square plus sum I varies from 1 to n. बेसिकली हम यहाँ पे इसको ब्रेक इसलिए कर रहे हैं कि हमारे पास इनकी वैल्यूज मौजूद हैं, सो जस्ट टू रीच एट दैट लेवल जहाँ पे हम वो वैल्यूज पुट कर सकें, सो दैट कि हमारे पास से प्रॉब्लम इजीली हल हो सके. सो दिस इज इक्वल टू 1 over n into 1 minus n over n into 1 divided n into n minus 1, n sum of I varies from 1 to n yi square minus sum of yi whole square, that becomes, now अगर आप इसको देखें तो आपको यहाँ पे कुछ ना कुछ पिक्चर में चीज़ बड़े मज़े की नज़र आएगी, that is 1 minus n by n into s square by n, right? And we know that variance of y bar is equal to 1 minus n by n into s square by n. To show that above estimator is an unbiased of the variance, we will show that expected value of s square is equal to s square. So expected value of sum I belongs to s, yi minus y bar whole square is equal to expected value of sum I belongs to s,
yi minus mu minus y bar minus mu whole square, this, and so that is equal to expected value of sum I belongs to S, yi minus mu whole square minus n into y bar minus mu whole square. Expected value of sum I varies from 1 to n, zi into yi minus mu whole square minus n into variance of y bar, right? And that is equal to n by n, sum I varies from 1 to n, yi minus mu whole square minus 1 minus n capital N into s square, and this is equal to n into n minus 1 divided capital N s square minus n divided n into s square, that is equal to n minus 1 s square. Therefore, expected value of 1 over n minus 1 sum I belongs to S, y minus y bar square is equal to expected value of S square is equal to S square. Hence, it is proved that this is an unbiased estimator of the variance, right? So this was like very hectic some sort of proof, but this proof is already available in your book as well, right? वहाँ पे भी almost इसी स्टाइल से लिखा गया और चीज़ें वहीं से exactly copy की गई हैं, right? Because इससे अच्छा proof कहीं और आपको मिल नहीं सकता था. So just try and practice, and आप इसको एक दो दफ़ा करेंगे, and if you know the properties and if you know the old rules and all these things, so you can better handle it, right? Now, I think that is the most probably the last topic of the simple random sampling, if I am not wrong. Yes, then we are having some key terms explained, and उसके बाद I hope कि हमारा जो simple random का यहाँ पे topic है, that is gonna be end. So, after having all these, that we have proved so many things. We have proved how to estimate population total, how to estimate population variances, and how to and we have proved the results. Then we have already used the PPS approach. We have worked on the sample size estimation. Now the question is that when should a simple random sample be used? कब use करना चाहिए? कब use करने से पहले ज़्यादा बेहतर ये है कि we should discuss when to avoid simple random sampling. So avoid SRS in such situations. Before taking an SRS, you should consider whether a survey sample is best method for studying your research question or not. So SRS आपको लेने से पहले सबसे पहली चीज़ आपको ये देखना चाहिए कि क्या सर्वे सैंपल के थ्रू ही आपका रिसर्च क्वेश्चन आंसर हो सकता है, या देयर शुड बी सम अदर अप्रोच. सो वी शुड नो दिस, राइट? You may not have a list of the observation units, or it may be expensive in terms of travel time to take an SRS. Well, अगर तो आपके पास sampling frame या list of the observation units नहीं है, अगर आप लोगों को observe कर रहे हैं, अगर आपके पास उनकी list नहीं है, या अगर list है, ठीक है, तो if this is highly expensive to reach to those people, then better avoid simple random sampling. There are other techniques available, no issue at all. दुनिया सिर्फ SRS के ऊपर आके खत्म नहीं हो जाती, right? You may have additional information that can be used to design a more cost-effective sampling scheme. हाँ, हो सकता है, क्योंकि आमतौर पे simple random sampling को इसलिए इस्तेमाल किया जाता है कि we don't have much information and it is like very easy to handle, it is convenient to handle. But अगर आपके पास कुछ information extra मौजूद है and you can design some better approach, maybe after having a deep analysis or like some maybe some extensive analysis, you may conclude that, okay, I should go for the, say, I'm going to systematic sampling. That's a good approach. I should go for that. So that's quite possible. ये ना हो कि आप simple random sampling को use करते हुए गलती कर जाएं और at the end of the day आपको पता चले नहीं, you were not supposed to use that particular approach, right? So in such situations, you need to avoid to use SRS, right? So
SRS should be used in the following situation. Little extra information is available that can be used when designing a survey like sampling frame. Well, आपके पास थोड़ी information है जो आपको सिर्फ इस बात पे support कर सकती है कि you should go for the simple random sampling. Then persons using the data insist on using SRS formula whether they are appropriate or not. Well, you are bound with some stupid guys, and those guys are like forcing you to use SRS, right? Although you are insisting, you are like refusing not to use that, but still those guys saying, okay fine, we agreed on the SRS, you better go for that. So fine, if like if they hired you and they want you to do that job, come on, do it for them, but let them know about all the consequences that may come up in that particular situation. The primary interest in the multivariate relationships such as regression equations that hold for the whole population, and there are no compelling reasons to take a stratified or cluster sampling. हाँ, अगर आपने पूरी पॉपुलेशन के लिए कोई फंक्शन रिलेशनशिप जिनको हम आमतौर पे स्टैटिस्टिक में रिग्रेशन कहते हैं वो यूज करने जा रहे हैं, तो अगर वहां पे कोई ऐसा रीजन नहीं है जो आपको फोर्स करे कि आप स्ट्रेटिफाइड या क्लस्टर या मल्टी स्टेज लें, तो फिर यू बेटर गो फॉर सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट? सो फार हम बल्कि आज के इस लेक्चर को कंक्लूड करने से पहले, बिकॉज दैट इज द कंक्लूजन ऑफ आवर होल यूनिट, ओके, जो कि हम मे बी लेक्चर नंबर 6 और 5 से हमने शुरू किया हुआ था. सो आज हम अपने सिंपल रैंडम सैम्पलिंग की यूनिट को यहाँ पे कंक्लूड करने जा रहे हैं. सो आई एम हैविंग सम वेरी इंटरेस्टिंग स्टफ हियर दैट आई एम हैविंग some important terminologies used in that. I would like to initiate that what we have studied today, so that कि हम उसको easily देख सकें, और फिर जब हम इसको यहाँ पे आके हम कहते फाइनली कंक्लूड करेंगे, then it may help us. So आज का जो लेक्चर था that was like interesting piece of work in a way that हमने देखा कि सैम्पल साइज एस्टिमेशन करते हुए हम बेसिकली सैम्पल साइज एस्टिमेशन करते क्यों हैं. पहली बात तो ये है. सो वी हैड वेरी फेयर आइडिया इन होल ऑफ दिस यूनिट दैट हम सैम्पल साइज एस्टिमेशन करते इसीलिए हैं कि व्हेन वी आर हैविंग सम रिस्ट्रिक्शन ऑन आवर एरर, और व्हेन वी आर हैविंग सम रिस्ट्रिक्शन ऑन द डिग्री ऑफ कॉन्फिडेंस, राइट? देन हमने ये भी देखा कि कौन कौन से स्टेप्स इन्वॉल्व हैं व्हेनेवर वी आर हैंडलिंग सैम्पल साइज एस्टिमेशन. देन हमने कहा कि वी हैव टू स्पेसिफाई द एरर्स, और एरर्स हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म के अंदर शो किए जाते हैं, राइट? और उसमें ये होता है कि दो चीज़ें हमें वहाँ पे रीजनेबली हमें उसको स्पेसिफाई करना पड़ता है. एक तो हमें वहाँ पे एरर स्पेसिफाई करना पड़ता है, दैट इज अ मार्जिन ऑफ एरर, और एक हमें अल्फा दैट इज अ रिस्क, दैट इज अ टॉलरेंस लेवल, दैट इज अ प्रोबेबिलिटी. मैं अभी वैसे इसका नाम ले लेता हूँ, लेकिन आपने इसके साथ जब किसी कंफ्यूजन में नहीं पड़ना. अल्फा बेसिकली आपका टाइप 1 एरर होता है, दैट इज रिजेक्टिंग अ ट्रू स्टेटमेंट, या अगर मोर प्रिसाइजली इसके ऊपर बात की जाए तो अल्फा इज रिजेक्टिंग अ नल हाइपोथेसिस व्हेन इट इज ट्रू. अब इसके ऊपर जाने की जरूरत नहीं है व्हाट इज नल हाइपोथेसिस एंड व्हाट डज इट मीन कि ये ट्रू है या फॉल्स है, बट एनीवे अल्फा इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ रिजेक्टिंग अ ट्रू स्टेटमेंट. दैट्स ऑल. इतना आपको ध्यान में रखना काफी है, राइट? देन हमने ये बात की कि हमारे पास सैम्पल साइज के लिए जो हम इक्वेशंस डिजाइन करते हैं बाय यूजिंग अवर कन्वेंशनल टेस्ट स्टैटिस्टिक्स, वो हमने एक डिजाइन की. देन पहले हमने एक इनिशियल साइज वहाँ पे डिजाइन किया, और उसके बाद फिर हमने बाद में एग्जैक्टली जो हमें सैम्पल साइज को फाइंड करने का तरीका है वो हमें निकाला. देन यहाँ पे हमने एक बात और हमने की है कि जब हम ये इनिशियल सैम्पल साइज निकालते हैं, अगर वो हमारे पॉपुलेशन साइज से बड़ा या बराबर आ जाए, then no need to go ahead, better go for census, because your sample size can never be larger than your population size, right? Then we had an example, and after that we worked on the randomization theory results for the simple random sampling, in which we tried to prove some unbiased estimators, that is हमने mean और variance के लिए हमने वो unbiased estimators prove किए, and after that we said that हमें ये simple random sampling, that is the approach in which all the sampling units are equal. Even हमने इसके अंदर एक और variety भी understand करने की कोशिश की थी, that was a PPS, कि हमें कब simple random sampling use करनी चाहिए और कब उससे avoid करना चाहिए. We have looked at कि अगर तो आपके पास कोई अच्छी information मौजूद है जो आपको इस बात पे force कर सकती हैं कि you should design some good
or some better sampling design, go for that, right? मे बी ये आपको एक्सपेंसिव पड़ सकता है, या इवन आपके पास वो लिस्ट ही नहीं हो सकती लोगों की या उन यूनिट्स की, तब भी आपको ऐसी सिचुएशन में सिंपल रैंडम सैम्पलिंग से अवॉइड करना चाहिए. देन आपको कब यूज करना चाहिए? जब या तो कोई स्टूपिड आपको फोर्स कर रहा हो कि यू शुड यूज एसआरएस, आइदर इवन आप उसको उस पर इंसिस्ट कर रहे हो कि नो दिस इज नॉट अ गुड अप्रोच टू हैंडल, एंड अदरवाइज या अगर कोई चीज़ आपको इस बात पे कंपेल नहीं करती कि टू मेक एन इक्वेशंस और टू मेक अ relationship in the multivariate analysis, so you better go for simple random sampling. So इसके साथ ही हमारा जो simple random sampling का यूनिट है वो आज अपने अख्ताम को पहुंचता है. हमने अपने इस पूरे कोर्स का पहला माइलस्टोन जो है वो अचीव कर लिया in lecture in 11 lectures, but in fact not in 11 lectures. मुझे इस 11 लेक्चर में से 5 लेक्चर को निकालना भी है. सो आई होप हमारे सिंपल रैंडम सैम्पलिंग के ऊपर टोटल 6 लेक्चर्स लगे हैं, राइट? 5 लेक्चर में तो हम सिर्फ जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स है उन्हीं को अंडरस्टैंड करने में लगे रहे. सो एट द एंड आई वुड लाइक टू कोट सम की टर्म्स यूज्ड इन एसआरएस यूनिट. सो मैं यहीं से स्टार्ट करता हूं क्योंकि ये अल्फाबेटिकल ऑर्डर में आई थिंक लिखे हुए हैं, तो मैं भी इसी को फॉलो करता हूं. दैट इज द क्लस्टर सैंपल. हमारे पास डिफरेंट सैम्पलिंग टेक्निक थी जिसमें हमने बात की सिंपल रैंडम सैंपल की, स्ट्रेटिफाइड की, क्लस्टर की, मल्टी स्टेज की, और उससे भी पहले हमने बात की थी probability sampling and non-probability sampling की, right? So the cluster sampling is a probability sample in which each population unit belongs to a group or cluster, and the clusters are sampled according to the sample design. Confidence interval, very basic definition, an interval estimate for a population quantity. What is population quantity? In fact, that population quantity is your parameter, right? For which the probability that a random interval contains the true value of the population quantity is known. Design based inference, although हमने इसके ऊपर as such with this title तो we have never discussed, but we have discussed it. Inference for the finite population characteristics based on the survey design, also called randomization inferences or the design based inferences. Then we talked about finite population correction factor, इसको FPC factor भी कहा जाता है. A correction factor which, when multiplied by the with replacement variance, gives the without replacement variance. Well, this is something very interesting. In fact, that how to remember it. Suppose देखें, जब हम with replacement का variance निकालते हैं तो हम ये कहते हैं कि variance of y bar is equal to sigma square by n. और कहता है जब इसके साथ आप FPC को multiply कर देते हो, that is 1 minus n by n. तो this becomes variance of the without replacement. But in fact there are some other criteria as well कि कब हमें FPC को use करना चाहिए, कब हमें इससे avoid करना चाहिए. Finite population correction factor is when we have to multiply by the with replacement variance gives the without replacement variance for an SRS of size n. ठीक है, for a simple random sample of size n from a population of size capital N, the FPC is 1 minus n by n. What is inclusion probability? Pi I, that is the probability that unit I is included in the sample. That is inclusion probability. What is the margin of error? Half of the width of 95% confidence interval is known as the margin of error. What is a model based inference? Inference for the finite population characteristic based on a model for the population. जबकि what is a design based inference? Inference for the finite population characteristic based on the survey design. और ये क्या चीज है? Based on a model for the population, also called the prediction inferences, right? At the probability sampling, method of sampling in which every subset of the population has a known probability of being included in the sample, right? So that is a probability sampling. Method of sampling in which every subset of the population, यानी जितने भी possible samples बन सकते हैं, has a known probability of being included in the sample. And what is a sampling distribution? The probability distribution of a statistic generated by the sample design. तो एक बात ध्यान में रहे कि आपकी जो sampling distribution होती है,
ये हमेशा किसी स्टैटिस्टिक के ऊपर होती है, ठीक है, राइट। सो दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। इसका मतलब ये है कि यहाँ पे वो वाला वेरिएबल आएगा, राइट, और साथ उसकी प्रोबेबिलिटी आएगी। दैट इट मींस दैट इज अ प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। दिस इज द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ स्टैटिस्टिक जनरेटेड बाय द सैम्पलिंग डिजाइन। सैम्पलिंग वेट रेसिप्रोकल ऑफ द इंक्लूजन प्रोबेबिलिटी। सो इट मींस WI, इनफैक्ट ये इसको यहां होना चाहिए था, दैट इज WI इज इक्वल टू, इसको काट देते हैं यहां से, सो WI इज इक्वल टू 1/πi। सेल्फ वेटिंग सैंपल, अ सैंपल इन विच ऑल प्रोबेबिलिटीज of inclusion pi I are equal so that all sampling weights WI are the same. So that is a self weighting sample. ये आमतौर पे होता नहीं है और हम नहीं करते, देखिए by default एडजस्ट हो जाता है। Simple random sample with replacement, that is SRSWR, a probability sample in which the first unit is selected from the population with probability 1/n, right? Then the unit is replaced and the second unit is selected from the set of n units with the probability 1/n and so on until n units are selected. यानी हमारे पास हर बार सिलेक्शन के टाइम के ऊपर जो probability of selection है for each unit that is same, which is 1/n. Simple random sampling without replacement. That approach is an simple random sample of size n is a probability sample in which any possible subset of n units from the population has the same probability, right, is equal to n factorial divided n minus n factorial by n factorial of being the sample selected. What is the standard error? That is the square root of the estimated variance of a statistic. The square root of the estimated variance of the statistic. यानी अगर आपके पास एक सैम्पलिंग डिस्ट्रीब्यूशन है, देखें सपोज मैं अगर ये कहता हूं कि वेरिएंस ऑफ x बार दैट इज इक्वल टू सिग्मा बाई n है, सो व्हाट इज द स्टैंडर्ड एरर? दैट इज द स्क्वायर रूट ऑफ द एस्टिमेटेड वेरिएंस ऑफ अ सैंपल of a statistic. So this is this, okay, that is sigma square by n, and which is equal to sigma by n under the root. That is basically standard error, right? And what is the stratified sample? A probability sample in which population units are partitioned into strata and then a probability sample of unit is taken from each stratum. That is our next unit. इंशाल्लाह हम अपनी अगली क्लास जो होगी उसमें we are going to start stratified random sampling and we will discuss it in detail. But just to be short, we should know that whenever we are having heterogeneity in the data, so first of all, and we want to use simple random sampling, so the very first thing is that, and that is a bit logical as well, that you have to partition it into some homogeneous groups. Basically होता ही है, हमारी पॉपुलेशन हेट्रोजीनियस है, हम उसमें से डिफरेंट होमोजीनियस ग्रुप्स बना लेते हैं। जब वो होमोजीनियस बन जाएंगे देन वी कैन यूज सिंपल रैंडम सैम्पलिंग इजीली. Then we are having systematic sampling, a probability sample in which every kth unit in the population is selected to be in the sample, starting with a randomly chosen value r. Systematic sampling is a special case of cluster sampling. Basically इसमें यही होता है कि हमारे पास हम जो k फाइंड करते हैं that is basically n by n. Like अगर आपकी population का size है 1000 और आपका sample का size है 100, then it means that you just pick every 10th person, every 10th item, every 10th production unit, so that आपका वो जो kth unit निकलेगा that is going to be systematic sampling. In fact हम इसमें करते ये हैं कि we usually make a system, we usually design a system, and on the basis of that system हमारे पास अगर एक starting point decide हो जाता है, then we can proceed very easily, we can handle that very easily. So that is the approach of the systematic sampling. So far हमने इस यूनिट के अंदर आज तक हमारे लेक्चर 11 तक हमने एक तो अपनी स्टैटिस्टिक की बेसिक्स को अंडरस्टैंड करने की कोशिश की, देन हमने फिर ये भी देखा कि हमारे पास जो कोर थीम से सैम्पलिंग के, पॉपुलेशन के, पैरामीटर एंड स्टैटिस्टिक, देन हमने फिर ये बताया कि व्हाट इज द रोल ऑफ पॉपुलेशन, हाउ बिग इज द पॉपुलेशन, हाउ टू ड्रॉ सैंपल्स, फिर हमारे पास what is the importance of selecting sample from the population, because all these things were very important and we had to be very much careful.
और हमने देखा कि हमारे पास सैंपल साइज के गलत होने से वहां पे क्या इफेक्ट पड़ता है. वी हैव डिस्कस्ड ऑल द रिलेटेड मटेरियल ऑफ द सैम्पलिंग, सिंपल रैंडम सैम्पलिंग, राइट. एंड इंशाल्लाह यू विल बी हैविंग, अपने फर्स्ट सेशन तो देख ही दिया होगा कि उसमें हमने किस तरह से चीज़ों का पूछा हुआ है और कैसे हमने वहाँ पे MCQs डिज़ाइन किए हुए हैं. इंशाल्लाह इन दिस सेक्शन एज वेल वी विल बी हैविंग सम मोर प्रॉब्लम्स. सो फार आप अगले लेक्चर से पहले अगर थोड़ा सा हैव अ लुक ऑन द स्ट्रेटिफाइड रैंडम सैम्पलिंग एंड देन जस्ट गेट बैक टू दिस यूनिट, राइट, एंड गेट बैक टू अवर लेक्चर्स. And inshallah you will be having some very fair idea. और again मैं आपको बता रहा हूँ, we are not going क्या कहते हैं purely on the theorem based, rather we are going on the some applications oriented. And after consulting with the different some technical people of this field, they advised us कि you should go for the application oriented course, so that हम हर एक चीज़ के साथ कोशिश कर रहे हैं कि we should include some examples, some real life examples, so that it all should look familiar to you, because आमतौर पे ये believe किया जाता है कि whenever you are studying mathematics that is quite abstract. So I am not trying to make this course abstract. I am trying to make this course easy for you, so that it should look like that is your own course, right? So I'm going to close lecture of the day, and inshallah आपसे अगले lecture में मुलाकात होगी. So तब तक अल्लाह आपका हामी और नासिर हो, and अल्लाह हाफिज़.